सुबह की 11 बजे अपनी सास के पैरों पर बैठी गीता फूट फूट कर रो रही थी। ये तो गलत है ना मम्मी जी। ससुराल में आते ही अगर नए सदस्य को किचन में भेज दिया जाए तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके ससुराल वालों के पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, कौन से रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, उस घर में क्या कब कैसे होता है। अरे बेटा, तो रसोई के अंदर तुझे कोई बंद थोड़ी ना कर देता है, बाहर आकर तू देख भी सकती है। अब बता, तुझे अगर रसोई से बाहर आने की मनाही होती तो तू मेरे कमरे में कैसे बैठी होती? ये बस ना कहने की बात होती है मम्मी जी। रसोई के अंदर जाना जेल में जाने के बराबर होती है, जहाँ आप आ तो सकते हैं पर जाना आपके हाथ में नहीं होता। अब पूरा दिन रसोई के अंदर ही बीत जाएगा तो क्या ही पता चलेगा मुझे कि बाहर क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये घर मेरा है, कतई नहीं लगता मुझे ऐसा। अपनी सास के पैरों पर बैठी हुई गीता फूट फूट कर रो रही होती है। तभी उसकी जेठानी पुष्पा हॉल में सभी को आवाज लगाती है, खाना तैयार हो गया है मम्मी जी, अब कितनी देर और नहाएंगी पापा जी, बाहर आ जाइए। नाश्ता बन गया है, आता हूँ बहू। प्रेम, अन्नू, नाश्ता तैयार है, चलो जल्दी आओ। सभी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। गीता भी मोना के साथ बाहर आती है। अब आएगा ना नाश्ता करने का मजा, वरना इतनी गर्मी में नहाने के 5 मिनट बाद ही शरीर पसीने से भीग जाता है। फिर क्या नाश्ता करे आदमी। खुद के पसीने से ही सूखी सब्जी तरी की सब्जी बन जाती है। बात तो बिल्कुल सही कही पापा आपने, इसीलिए मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड फैन खरीद लिया है। हर वक्त अपने मुंह के सामने लगा कर रखो और पसीने से खुद को बचा के रखो। सभी खाना खाने में व्यस्त हो जाते हैं। गीता इंतजार कर रही थी कि कब उसकी सास मोना उसकी प्रॉब्लम सभी के आगे रखे। पुष्पा बहू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी जी, बोलिए, क्या हुआ? ध्यान से सुनना बहू, बहुत जरूरी बात है। चलो, फाइनली इन गर्मियों के दिनों में रसोई के काम से छुट्टी मिलेगी मुझे। ये एकादशी के दिन चावल मत बनाया कर बहू। आज एकादशी है? ओहो, हे भगवान, मेरे ध्यान में ही नहीं था मम्मी जी, सॉरी गलती हो गई। अब डर क्यों रही है भाभी, आपने तो पोहे बनाए हैं, चावल थोड़ी ना। क्या मम्मी, आप भी ना, कहाँ ध्यान है आपका। अरे पोहे भी तो चावल के ही बनते हैं दीदी, इसीलिए मम्मी जी ने पॉइंट आउट किया है। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। आप सबको पोहे खाने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। 15 मिनट दीजिए मुझे, मैं सब्जी रोटी तैयार कर लेती हूँ। चल गीता, तू सब्जियां काट, मैं तब तक आटा गूंथती हूँ। ये लो, मेरा रोना इन्हें दिखाने पर प्लेट में पोहे दिख गए। गलती मेरी है, बोलने भी किसे गई थी, मम्मी जी को। पूजा पाठ और खाने पीने के अलावा इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, मेरी बात क्या समझेगी। अब फिर से इतनी गर्मी में रसोई में जाओ और पसीना बहाओ। गीता को रसोई के काम से सख्त नफरत थी और ऊपर से गर्मी के मौसम में किचन का काम करना किसे ही बर्दाश्त हो। अपने ससुराल में अभी कुछ दिन पहले ही आई गीता रसोई से किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक रात वो किचन में सलाद तैयार कर रही थी। रात को पापा जी सलाद खाकर बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं खाना सही से पचता नहीं है। अरे भाई, कौन खाता है रात में कच्ची सब्जियां? शर्म नहीं है जरा इन लोगों को, 10 काम सर पे चढ़ा देते हैं। गीता रसोई में सब्जियां काट रही थी, तभी उसकी मामी सास बाहर रूपा अपने पति और बेटे के साथ पहुंचती है। अरे मामी जी, आप आ रही है, बताया क्यों नहीं? अन्नू आपको लेने स्टेशन आ जाते। अरे नहीं नहीं बेटा, ट्रेन पकड़ कर आने का वक्त नहीं था तो हम बाय रोड ही आ गए। अच्छा किया, इतनी गर्मियों में वैसे भी एसी की टिकट मिलती नहीं है। अपनी गाड़ी का अच्छा है, जब मन किया रोक लिया। अरे तुम खड़े क्यों हो नंदित, बैठो ना, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता खाना पीना ये सब नहीं करना पुष्पा मुझे, मैं किसी काम के सिलसिले में आई हूँ। बोलिए ना भाभी, क्या बात हो गई? बहू भी साथ नहीं दिख रही, सब ठीक तो है? वो अपने मायके जाकर बैठ गई है बुआ जी, इसीलिए हम भाभी को लेने आए हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे साथ चले और नंदिता को समझाए तो शायद कुछ हो सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, एक बार आप पापा जी और मम्मी जी से पूछ लीजिए बस। इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, तुझे इन चीजों की अच्छी समझ है। अपने प्रेम देवर की शादी भी तो तूने ही लगवाई थी। जा जा बेटा, नंदित का घर बसा कर ही आना। वहां पुष्पा अपना सामान बांध रही थी, यहाँ गीता अपना दांत पीस रही थी। हाँ भाई, भाभी तो मैच मेकर है, जो भी आता है पुष्पा भाभी को ही बुलाता है, उन्हीं का तो ससुराल है। मैं तो यहाँ ऊपर से पड़ी हुई ना रसोई संभालने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। गीता खुद में ही कुढ़ रही थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर नंदित भैया की बीवी अपने मायके जाकर बैठ सकती है और उन्हें मनाने के लिए इतना ड्रामा हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। नहीं, मम्मी बात को सेटल करके मुझे वापस भेज देगी। क्यों ना दूसरी तरह से खेल खेला जाए। भाभी तो घर पर होंगी नहीं,
क्यों ना उनकी गैर मौजूदगी में मेरे मायके वालों को यहाँ बुलाया जाए। मान गए गित्तू तेरे दिमाग को। पुष्पा रात को ही अपनी मामी सास के परिवार के साथ दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाती है। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है। अरे संधि जी, आप आइए संधि जी, पधारिए। आओ बेटा आओ, तुम्हारी बहन का घर है। आपका यही स्वभाव ना दिल जीत लेता है अंकल जी। गीता के परिवार वाले हॉल में लगे सोफे पर आकर बैठते हैं। अंदर रसोई में खड़ी गीता अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। जब पापा मम्मी खुद देखेंगे कैसे उनकी बेटी को यहाँ नौकरों की तरह खटवाया जाता है, तो वो मेरे लिए स्टैंड खुद ही ले लेंगे। अपने चेहरे पर पानी छिड़क के गीता हाथ में छाछ का ग्लास लेकर हॉल में आती है। ये रही आपकी मीठी छाछ पापा जी, और मम्मी जी आपकी चाय तैयार है, ले आऊं? और तुम्हारी कॉफी दीदी? अरे वरुण, तू कैसा है? कितने दिन हो गए तुझे देखे। चाय लेकर यहीं आजा बेटा, 2 मिनट सुस्ता ले, कैसे पसीने में भीगी हुई है तू। गीता रसोई में तो जाती है पर फौरन बाहर नहीं आती, क्योंकि उसे दिखाना था ना कि उसे कितना काम करना पड़ता है अपने ससुराल की रसोई में। धुले हुए बर्तनों को वापस सिंक में डालकर गीता साफ करना शुरू करती है। काफी देर हो गई गीता को, नाश्ते का वक्त है, नाश्ता बनाने में लग गई होगी बेचारी। हम भी ना गलत वक्त पे आ गए, मैं उसे किचन में ही मिल लेती हूँ। गीता की माँ जैसे ही रसोई में जाती है, ऐसी फैली रसोई को देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। अरे बेटा, हम कोई मेहमान नहीं है जो तू हमारे लिए खीर, पूरी, दही बल्ले, छोले चावल ये सब तैयार कर रही है। आप लोगों के लिए तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं मम्मी। हमारे किचन में हमेशा इतना खाना बनता है, ऊपर से 5-6 लोग और भी आ जाए ना तो अच्छे से खा ले। और क्या है ना, मेरी ननद बड़ी शौकिया है, कोई डिश अगर एक वक्त खा ले तो दोबारा नहीं खाती। और पापा को प्लेट में कम से कम 5-6 वैरायटी तो चाहिए ही चाहिए। तो इतना खाना तो बनाना पड़ेगा ना मम्मी। अरे तो तेरी जेठानी कहाँ है, दिख नहीं रही? भाभी, वो तो मेरी मामी सास के बेटे बहू की एनिवर्सरी अटेंड करने गई हुई है। भाभी ना अक्सर बाहर ही रहती है। वो मम्मी जी का कहना है कि भाभी को ससुराल के नियम कायदों की समझ है कि कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे क्या करना है। इसलिए घर के A to Z काम मैं देखती हूँ और बाहर के रिश्ते भाभी संभालती हैं। गीता के आग लगाने की देरी थी कि उसके मायके वालों के बीच ये आग धधक जाती है। अब तो यहाँ से मैं अपनी बहन को लेकर ही जाऊंगा आंटी जी। मैंने अपनी बहन को काम वाली बनाने के लिए थोड़ी ना भेजा था यहाँ। माना बहुओं को घर गृहस्थी का काम संभालना पड़ता है, पर इतना काम कौन करवाता है अपनी बहू से? मेरी बेटी को मैंने रसोई के अंदर रखने के लिए यहाँ नहीं भेजा था संधि जी। अगर आप लोग उसे अपनी बड़ी बहू की तरफ बाहर का काम नहीं सौंप सकते तो हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। आप लोग ये क्या कह रहे हैं पापा? ये मेरा ससुराल है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी पापा को समझाओ ना। पापा बेकार में इमोशनल हो रहे हैं। और बाहर का काम होता ही क्या है? 2-4 रिश्तेदारों से मिलना, पड़ोसियों से रिलेशन मेंटेन रखना, घर के इम्पोर्टेंट डिसीजंस में पार्ट लेना। मैं बाहर का काम कर लूंगी, पर मुझे यहाँ से लेकर मत चलिए। देख रही है मोना जी, इतना होने के बावजूद भी मेरी बेटी काम से भाग नहीं रही है। पर अगर मेरी गीता को आप रसोई के अंदर ही रखेंगी तो उसे कैसे समझ में आएगा कि आपके घर में क्या तौर तरीके चलते हैं। चीजों को समझने के लिए उसे सिचुएशन में रहना तो पड़ेगा ना। अरे पर अभी तो बड़ी बहू भी यहाँ नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में हम काम कैसे बांट सकते हैं समधन जी? पुष्पा घर पर नहीं है पर मैं तो हूं ना मम्मी। घर में शांति ज्यादा जरूरी है। गीता, तुम्हें ये ससुराल चाहिए ना, तो ये ससुराल तुम्हारा हुआ, पर घर तुम दोनों को मिलकर संभालना होगा जैसे अभी संभालती हो। बाहर के काम के अलावा तुम्हें बर्तन, झाड़ू, पोछा और कपड़े का काम देखना होगा। बाकी तीनों वक्त का खाना, शाम का नाश्ता और बाकी सब पुष्पा देख लेगी। तुम्हें मंजूर है गीता? यही तो गीता चाहती थी। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने और गर्मी में बर्तन धोने से ज्यादा परेशानी होती नहीं थी। सुबह सुबह एक बार झाड़ू पोछा करने के बाद गीता दिन भर यहाँ वहां डोलती रहती। इसी तरह गर्मी के दिन निकल जाते हैं और आ जाती है सर्दियां। हे भगवान, ये प्रेम ने मेरे स्लीपर इतनी दूर क्यों रख दिए? अब वहां तक पहुंचने में मुझे एक बार फर्श पर पैर तो रखना ही पड़ेगा। मगर फर्श पर पैर रखा तो मुझे ठंडी लग जाएगी। ना बाबा ना, इतनी ठंड में मैं जमीन पर पैर नहीं रखने वाली। यहाँ गीता बिस्तर से उतरने के पहले सोच रही थी। वहां बड़ी बहू पुष्पा ने सुबह का नाश्ता तैयार भी कर दिया था और वो भोग लगाने जा रही थी। अरे अरे बहू, सुबह की बासी झाड़ू नहीं निकली और तू भगवान को भोग लगाने जा रही है। देवरानी कहाँ है तेरी? मोना अपनी छोटी बहू गीता को आवाज लगाती है। कंबल उड़े गीता बाहर आती है। उसे खुद अपने आप को इस तरह से ढक लिया था कि उसके छोटे से मुंह के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
जब पहले ही बात हो चुकी है कि ससुराल तेरा है और ये रसोई तेरी जेठानी की, तो फिर क्यों गलती हो रही है तुझसे? पहले सारा काम तुम दोनों मिल बांट कर करती थी, अब ऊपरी काम तुम्हारे हैं और रसोई के तुम्हारे जेठानी के। रात को भी तुमने बर्तन नहीं धोए। पुष्पा सुबह से एक एक बर्तन धोकर नाश्ते की तैयारी कर रही है। ऐसे काम नहीं होता गीता। अब जल्दी से जाकर बासी बर्तन सटा और फिर झाड़ू लगा। बड़ा कह रही है रसोई पुष्पा की है, फिर तो बर्तन भी रसोई के अंदर ही पड़े। कह दो पुष्पा को बर्तन धो लेगी मम्मी जी। काम करना है तभी तो बाहर आई हूँ ना मम्मी जी। वो कल रात को बर्तन धोने आई थी मैं रसोई में। अब क्या होता है ना, सभी के खाने के बाद जेठ को रात को 12 बजे 1 बजे ना मैगी की भूख लग जाती है, फिर एक झूठी प्लेट सिंक में रह जाती है। इसीलिए मैं पूरे 1:30 बजे बर्तन धोने आई थी रसोई में, तो 2 मोटे मोटे चूहे दौड़ रहे थे। आपको तो पता है ना कितना डर लगता है मुझे चूहों से, बस इसीलिए मैं बाहर आ गई। रसोई में चूहे हैं? फिर तो वो सारा अनाज खा जाएंगे बहू, जरा ध्यान रखा कर। पहले तो रसोई में कभी चूहे रहे नहीं। रजाई ओढ़े एक हाथ में झाड़ू लेकर गीता ऊपर ऊपर यहाँ वहां झाड़ू लगा रही थी। अरे ये क्या फर वाली चप्पल पहनकर दिन भर घूमती रहती है तू बहू? चप्पल पहनकर झाड़ू लगाता है क्या कोई? तेरे चप्पल में लगकर कूड़ा फिर से फर्श पर चिपक जा रहा है। चप्पल खोलकर झाड़ू लगा। इतनी ठंडी फर्श में बिना चप्पलों के मम्मी जी तो मेरी जान लेके रहेंगी। अपने दांतों को किटकिटाती हुई गीता किसी तरह झाड़ू तो लगा लेती है, पर अब बारी थी पोछे की। सोचा कि गीजर से गर्म पानी ले लूंगी, पर पापा जी तो पहले ही बाथरूम में घुसे बैठे हैं। ठंड में क्यों नहाना है उन्हें मुझे समझ में नहीं आता। पर चलो कोई बात नहीं, आज रसोई से ही अपना काम चला लेती हूँ। पतीले में पानी भरकर गीता चूल्हे पर चढ़ा देती है। पानी गर्म होना शुरू होता भी नहीं कि अनु रसोई में आ जाता है। तुम्हें पता है ना मम्मी पोछे के लिए काम वाली क्यों नहीं रखती? पैसे बचाने के लिए। गर्मी में किसी को फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीने देती, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्रिज जलाने में मम्मी मानती नहीं। तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि मम्मी गैस पर गर्म हुए पानी में पोछा लगाने देगी तुम्हें? ये कहकर अनु नॉब ऑफ करके बाहर चला जाता है। ठंडे पानी में पोछा डुबोकर करने में गीता के तो आंसू निकले जा रहे थे। किसी तरह ये काम भी निपट जाता है। कुछ देर बाद पूरा परिवार नाश्ते पर बैठा हुआ था। एक पापड़ मिल जाता तो खाना पूरा हो जाता बहू। मैं हूं ना पापा जी, मैं लेकर आती हूँ। गीता रसोई में जाती है और जैसे ही पापड़ सेकने के लिए गैस ऑन करती है, हाँ चूल्हे के पास तो कितनी गर्माहट है। अब समझ में आया भाभी 24 घंटे रसोई में क्यों बैठी रहती है। नहीं बाबा, मुझे यही काम चाहिए। मोहल्ले के 2 घरों के बीच से कलेश हटाने जाती हूँ और कई बार मैं खुद फंस जाती हूँ। कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस में, और सालों में कभी कोई आता है बुलाने के लिए, उस पे भी खुद का खर्च लगा कर जाओ। वहां जाकर बड़ों को लिफाफे दो, छोटों को गिफ्ट दो। बाप रे बाप कितना खर्चा हो जाता है। फिर से दिमाग चलाना पड़ेगा ताकि ये रसोई मेरी हो जाए। और ठंड में ठंडे पानी के काम से बचने के लिए गीता चलाती है दिमाग और खाने पर बैठे सभी लोगों के लिए हलवा लेकर बाहर आती है। थक जाती है ना भाभी आप खाना बना बनाकर, तभी तो ये हलवा रसोई में ही भुलाई थी। गीता सभी को एक एक कटोरी हलवा परोसती है। गॉड, ये क्या है? आटे के हलवे में नींबू कौन डालता है? ये क्या बना दिया पुष्पा? नींबू? मैंने नहीं तो। सच में भाभी ये काफी बेस्वाद है। ये हलवा रसोई में ही ठीक था, आपने लाकर गलती कर दी छोटी भाभी। अब भाभी डेजर्ट कितना अच्छा बनाती है ये तो हमसे छिपानी है, तो मैं बाहर ले आई। मुझे क्या पता था ये ऐसे भयानक निकलेगा। दोपहर के वक्त पुष्पा रसोई में खाना तैयार कर रही थी, नेहा हॉल में फोन चला रही थी और मोना बालकनी में बैठी घुटनों में तेल लगा रही थी कि तभी वॉशिंग मशीन के पास अपने फोन से चीख की आवाज प्ले कर गीता 9-2-11 हो जाती है। सभी भागते हुए वॉशिंग मशीन के पास पहुंचते हैं। बेचारी भाभी मेरी चीख सुन के भागी है, पर अब तो उनकी खुद की चीख निकलेगी। किचन में आके गीता दाल में 2 चम्मच कच्ची हल्दी मिला देती है और चटनी में ढेर सारा लहसुन, और फट से दरवाजे के बाहर निकल जाती है। इतनी जोर से चीख की आवाज आई, मैं तो डर ही गई थी। पर गीता कहाँ है मम्मी जी? मुझे तो लगा बेचारी को करंट लग गया। अरे मम्मी ये तो भाभी का फोन है, कॉलर ट्यून है उनकी चीख की आवाज। हद है गीता भाभी भी। तभी गीता सभी के सामने आती है। तो कहाँ थी बहू? विमला आंटी घर पर नहीं है ना मम्मी जी, तो वही देखने गई थी। क्या अंकल को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बड़ी भूख लग रही है ना भाभी, खाना लगा दो ना, क्या पता तब तक किसके घर निकलना पड़े मुझे। सब खाने पर बैठते हैं। गीता जिस एक्सप्रेशन का इंतजार कर रही थी वो तो निकलता ही नहीं। नेहा तुम्हें लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं था ना? नहीं था। वो क्या अब भी नहीं है भाभी? आपने खाने में लहसुन क्यों डाला है भाभी? मुझे स्मेल आ रही है। नहीं तो
लगता है सुबह जैसे हम सबको गलत अंदाजा हुआ था ना तुम्हारे कॉलर ट्यून को सुनकर, वैसे ही तुम्हारा नाक किसी और स्मेल को किसी और चीज का समझ रहा है। गीता हर तरह का दिमाग लगा रही थी, पर अपनी जिठानी के बनाए हुए खाने को खराब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, और आज फिर से गीता अपनी सास के पैरों पर बैठ जाती है। हम जिठानी देवरानी नहीं, बहनें बनकर रहना चाहती है मम्मी जी। आप सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए ना। बेचारी भाभी अकेले कैसे रसोई संभालती है, मुझसे देखा ही नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा था समधन जी ने। गीता जो कह रही है वो कर दीजिए। ठंड का मौसम आते ही अपने आप लाइन पर आ जाएगी, क्योंकि ना ही उसकी जेब से पैसे छूटते हैं और ना ही ठंड बर्दाश्त होती है। रोहन और शिवम एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे यार, मैं तो इस लड़की से परेशान हो चुका हूँ। क्यों, क्या हुआ भाई? तू तो शादी करने वाला है ना? अरे काहे की शादी, आए दिन कलेश कर देती है, ये दिलाओ वो दिलाओ। इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है जितने उसके खर्चे हैं। इस मामले में मेरा सही है। मैंने तो एक अमीर बाप की बेटी फंसा रखी है जो मेरे खर्चे उठाती है। लेकिन शादी के बाद? शादी के बाद क्या उसका बाप उठाएगा खर्चे? तेरा सही है भाई। मोहन अपने शहर के बहुत जाने माने बिजनेसमैन थे, जो उसी कैफे में एक मीटिंग के लिए आए हुए थे। ये सब सुनकर वो मन ही मन कहते हैं, न जाने किस बाप की नालायक औलाद होगी जिस लड़के से प्यार करती होगी। शाम के वक्त रिया रेडी होकर हॉल में आती है और कहती है, पापा मुझे 60,000 दे दो, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। इतने सारे पैसे से क्या पूरे मोहल्ले को पार्टी में लेकर जा रही हो? थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो। अरे कोई बात नहीं, वो मेरी बेटी है, मेरे पास जो है सब मेरी बेटी का ही तो है। ये लो बेटा। रिया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। आपने उसकी आदत बिगाड़ रखी है, इतना खुला खर्चा मत दो, कहीं बेटी हाथ से ना निकल जाए। वो मेरी बेटी है, उसके मांगने से पहले उसके पास हर एक चीज होनी चाहिए। तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। अगले दिन मोहन अपनी इकलौती बेटी रिया के लिए आए शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारी बेटी नहीं दिख रही, उसको बुला कर लाओ और देखो कितने बड़े खानदान से उसके लिए शादी का रिश्ता आया है। भाग्य तो तब खुलेंगे ना जब आपकी लाडली सोकर उठेगी, अभी तक तो उसकी नींद भी नहीं खुली। अरे कोई बात नहीं, जब तक मायके में है उसको अपनी नींद पूरी कर लेने दो। इतने में ही रिया अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ जाती है। क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसा हल्ला क्यों मचा रखा है जैसे किसी का ब्याह हो रहा है? लो उठ गई महारानी, आपके ही ब्याह की बात चल रही है। ये देखो कितना सुंदर लड़का है, तुम्हें रानी की तरह रखेगा। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी करने पर लगे हुए हो। ऐसा कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और शिवम को फोन करती है। क्या हुआ सुबह सुबह फोन? सब ठीक तो है ना? कैसे कुछ ठीक हो सकता है? आज दिन पापा अलग अलग लड़के ले आते हैं शादी के लिए, आखिर कब तक मैं उनको ऐसे मना करती रहूंगी? अरे तो बता दो ना अपने पापा को कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। बता दो मैं दूं, लेकिन तुम्हें भी तो सामने आना पड़ेगा ना शादी की बात करने के लिए। ठीक है, आज शाम ही मैं तुम्हारे पापा से मिलकर रिश्ते की बात कर लेता हूँ। शाम के वक्त रिया हॉल में शिवम का इंतजार करते हुए अपने मम्मी पापा से कहती है, पापा मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसे बोल रही हो? मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये क्या बात कर रही है? कौन है वो लड़का? बेटा तुम पहले लड़के से मिलवा दो, मैं उससे बात कर लूँ, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। हाँ मैंने उसको अभी ही घर बुलाया है। लो वो आ भी गया। इतने में ही शिवम घर के अंदर आता है, जिसको देखते ही मोहन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नमस्ते अंकल जी, मैं और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। देखो माँ, ये है शिवम और मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। नहीं, ये शादी नहीं होगी, मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। पापा ये आप क्या कह रहे हो? मोहन शिवम को घर से निकाल देता है और रिया को गुस्से में डांट कर कहता है, अगर तुम आज के बाद इस लड़के से मिली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। रिया अगले ही दिन शिवम से मिलती है। मुझे तो पता ही था तुम्हारे पापा कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। हमारी शादी होगी। वो कैसे? मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ, अब मैं वापस उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। चलो ना हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। चलो अच्छा है, तिजोरी खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गई है। बस अब इसका बाप जल्दी से मुझे दामाद मान ले और अपनी जायदाद का मालिक बना दे। शिवम रिया से शादी करके उसको अपने घर ले आता है, जहाँ शिवम की माँ उनका स्वागत करती है और रिया अपने कमरे में चली जाती है।
कैसी बहू लाया है, न सोना लाई है न दहेज। अरे माँ, बस ये समझो कि दहेज इतना है कि हमारा घर छोटा पड़ जाएगा। अच्छा बेटा, लेकिन पहले ही बता देती हूँ, अब मैं सास बन गई हूँ, हुक्म तो मेरा ही चलेगा। अरे माँ, मेरी पीठ पीछे तुम चाहो तो इसे नौकरानी बनाकर रखना। बेटा हो तो ऐसा हो। मोहन को पता चलता है कि रिया ने भागकर उसी लड़के से शादी कर ली है। आप चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को समझा कर वापस ले आऊंगी। कौन सी बेटी? अब हमारी कोई बेटी नहीं है, वो अब मेरे लिए मर चुकी है। अरे लेकिन आज के बाद इस घर में उसकी बात नहीं होगी। उधर रिया अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी। ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं, लेकिन श्वेता अक्सर रिया को परेशान किया करती थी। हे राम, अरे और काम चोर कहीं की, इधर आ। क्या हुआ माँ जी? माँ जी के साथ ये सूखी रोटी बाहर क्यों रखी हुई है? माँ जी, ये रोटी तो 3 दिन पुरानी है, इसको गाय को देने के लिए बाहर रख दी थी। हाँ तो तू चाहती है ना कि हमारी मेहनत की कमाई तो ऐसे बाहर फेंक दे? हाँ, ये तेरे बाप का घर नहीं है जहाँ तू बिना सोचे समझे पैसों में आग लगा दिया करती थी। लेकिन माँ जी गई तेल लेने, चुपचाप ये रोटी उठा, और आज रात के खाने में तुझे ये रोटी खानी है। ऐसे अगर खाना बर्बाद करेगी तो एक दिन हम रोड पे आ जाएंगे। इसके ऊपर चिल्लाने से क्या होगा? हमारा सिक्का ही खोटा निकला। कहा था मैंने शर्मा जी की लड़की से शादी कर ले, अच्छा खासा दहेज मिलता, लेकिन उसके तो ख्याली पुलाव बहुत बड़े बड़े थे। रोज रोज इन्हीं तानों से रिया के दिन की शुरुआत हुआ करती थी, और ये सब रिया की पड़ोसन नेहा भी देखा करती थी। अरे भाभी, आप आखिर इतने बड़े घर की बेटी हो, इन लोगों की इतने ताने क्यों सुनती हो? सच कहूँ तो मेरा अब दम घुटने लगा है। इस घर में अगर शिवम ना होते तो मैं कब का ये घर छोड़कर चली जाती। भाभी, आपके साथ जो हो रहा है ना, वो कम से कम शिवम भैया को तो बताओ, वो जरूर आपकी सुनेंगे। हाँ, मुझे पता है। इसी बात का डर है कि कहीं वो मेरी वजह से अपने घर वालों से लड़ाई ना कर ले, बस यही सोचकर उनको कुछ बताती नहीं हूँ। इतने में ही घर के अंदर से आवाज आती है। महारानी, बातें हो गई हो तो चाय पिला दो या हम खुद बना ले। अगले दिन रिया कपड़े धोने के लिए जा रही थी। अब यह क्या कर रही हो? वो पापा जी, कपड़े धोने हैं ना, तो वॉशिंग मशीन चलाने जा रही हूँ। हाँ, हम लोगों के पास तो हराम की कमाई है ना, सब तेरे बाप के घर से तो आता है। आप हर बात पर मेरे मायके को बीच में क्यों ले आते हैं? अरे देखो तो सही, अपने ससुर से जुबान लड़ा रही है। आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तेरी हरकत है। लेकिन माँ जी, मैं तो बस वॉशिंग मशीन चलाने जा रही थी, इसमें क्या गलत किया? बिजली का बिल कौन तेरा बाप भरेगा? कपड़े हाथ से जाकर दो। आजकल की बहुएं काम करना ही नहीं चाहती। रिया रोते रोते सारे कपड़े अपने हाथ से धोती है, और श्वेता अपनी पड़ोसन शर्मा जी के साथ मार्केट के लिए चली जाती है सब्जी लेते वक्त। अरे बहन जी, क्या बात है, आजकल आपके घर से बहुत लड़ाई की आवाज आती है, सब ठीक तो है? अब क्या ही बताऊं, हमारे तो कर्म ही फूट गए। हमारे बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी क्या कर ली, हमारे घर से चैन सुख शांति ही चले गए। ऐसा भला क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने? अरे क्या नहीं करती है, आजकल की बहुएं इतनी नाजुक हो गई है, सभी काम मशीन से करना इनको, ये नहीं कि शरीर से भी मेहनत कर ली जाए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक हम लोगों का टाइम था जब हम कुएं से पानी भर भर कर लाया करते थे, और आजकल सभी सुविधा है लेकिन फिर भी बहुओं को काम नहीं करना। बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा जी, और हमारी वाली तो 10 कदम और आगे है। वो तो कपड़े धोने के बहाने छत पर जाती है ताकि दूसरों के घर में ताका झाकी करे। आजकल की बहुओं से भगवान बचाए, और बेचारी बहुओं को आप जैसे नागिन सास से बचाए। क्या बोले तुम? मैं कहा कुछ बोला। लाओ, कितने किलो कर दूं? जुबान से ज्यादा हाथ चला ले। वहीं शिवम अपने काम से बाहर जाता है, जहाँ उसको रोहन मिल जाता है। और भाई, शादी के बाद तो तू दिखाई भी नहीं देता। ओए, मैं तो भूल गया था, तू तो अपने ससुर के पैसे बढ़ाने में बिजी होगा ना। बिना बात का मजाक करना सेहत के लिए कभी कभी अच्छा नहीं होता। मेरे मजाक का छोड़, तेरे साथ तो तेरे ससुर ने क्या मजाक कर दिया। आया बड़ा ससुर के पैसे बढ़ाने वाला। रोहन शिवम का मजाक उड़ाकर चला जाता है, जिस पर शिवम को बहुत गुस्सा आता है। सोचा था ससुर के पैसे पर मौज करूंगा, लेकिन ये बेवकूफ लड़की करोड़ों की दौलत छोड़कर चली आई। मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया दोनों बाप बेटी ने मिलकर। अब इसकी सजा तो इसको मिलकर रहेगी। प्रिया सभी के लिए खाना बनाकर परोस रही थी कि शिवम भी आ जाता है और खाने के लिए बैठ जाता है। एक निवाला खाते ही सारा खाना उठाकर फेंक देता है।
ये कैसा खाना बनाया है? अपने बाप के घर से क्या खाना बनाना भी सीख कर नहीं आई हो? मैं दूसरा बना देती हूँ। हाँ, पहले तूने कम नुकसान किया है, जब दोबारा नुकसान करने जा रही है। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, कल से जैसा माँ का है वैसा होना चाहिए इस घर में, समझी? पहले रिया के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे होते हैं और अब शिवम की ऐसी बातों से रिया टूट जाती है। शिवम, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने आज तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा था मुझे, अचानक क्या हो गया? मैंने सोचा था कि मैंने सोने की चिड़िया फंसाई है, लेकिन तुमने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। हाँ, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? मैं सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करता था, वो तो तुम लेकर आई नहीं। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं कितनी गलत थी जो अपने पापा को अपना दुश्मन समझ रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपनी सच्चाई सामने आने के बाद शिवम अपना गुस्सा निकालने के लिए रिया को हर छोटी गलती पर पीटा करता था और ससुराल वाले अलग उसको ताना दिया करते थे, जिससे रिया परेशान हो जाती है और अपनी पड़ोसन को सब बता देती है। रिया, आखिर तुम ये सब क्यों झेल रही हो? अपने पापा के पास जाओ और उनकी मदद लो। नहीं, उनके पास किस मुंह से जाओ? मैं ही तो अपनी मर्जी से भाग कर आई थी शिवम के पास। मुझे इतना बड़ा धोखा मिलेगा ये नहीं पता था। तो तुम शिवम को छोड़ क्यों नहीं देती हो? तलाक दे दो। नहीं, वो मुझे जान से मार देगा। अगर उसे पता भी चला ना कि मैंने उसके बारे में किसी को बताया भी है तो। तुम उसको छोड़ दो और अपनी नई दुनिया शुरू करो दूसरे शहर में। लेकिन ये सब कैसे होगा? उसे पता चला तो मुझे जान से मार देगा। तुम चिंता मत करो, मेरा भाई पास के शहर में रहता है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। वो तुम्हें वहाँ रहने के लिए और जॉब के लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम कर ही देगा। नेहा के कहने पर रिया शिवम को छोड़कर दूसरे शहर जाकर छोटी सी नौकरी करने लगती है और छोटे से किराए के घर में रह रही होती है। लेकिन अक्सर उसके ऑफिस के सीनियर उसको परेशान किया करते थे। रिया मैडम, आप इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रह रहे हो? आपको डर नहीं लगता? डर तो सिर्फ इंसानों से लगता है। वैसे आपके पति कहाँ रहते हैं? वो दूसरे शहर में जॉब करते हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ। कितना मुश्किल होता होगा ना अकेले बिना पति के रहना। कभी आपको मेरी जरूरत हो तो बताइएगा, मतलब किसी काम के लिए मेरी जरूरत हो तो बताना जरूर। रिया को अक्सर ऐसी ही बातें सुनने को मिला करती थी, लेकिन रिया किसी की बातों का जवाब नहीं देती थी। वहीं दूसरी तरफ रिया के ससुराल में, ये लो, एक मेरा बेटा निकम्मा था, बहू लाया तो भी भगौड़ी भाग गई और हमारे मुंह पर कालिख लगा गई। हमारा ये सिक्का खोटा था, कहा था शर्मा की लड़के से शादी कर ले, कम से कम हमारी इज्जत तो करती, लेकिन नहीं, नवाब साहब को तो अमीर लड़की से शादी करनी थी। आप लोग चुप करोगे तो मैं कुछ सोच सकूं। एक बार वो मिल जाए फिर बताता हूँ उसको घर से कैसे भागते हैं। टांगे तोड़कर बिठा दूंगा, भागना तो दूर हिल तक नहीं पाएगी। वहीं रिया के मायके में, अजी सुनते हो, पूरे 3 महीने हो गए हैं, कम से कम अब तो अपने बेटे का हालचाल ले लो। उसकी गलती समझकर माफ कर दो उसको। माफी लायक उसने गलती नहीं की है, वो अभी मेरी कोई बात नहीं समझेगी। उसको पता नहीं कि वो लड़का कितना गिरा हुआ है। अब हुआ उसको जाने दो, अपनी बेटी का हालचाल तो ले लो। नहीं, इस घर में वो अब कभी वापस नहीं आएगी। अरे लेकिन सुनिए तो। मोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं रिया के ऑफिस में अब सभी सीनियर उसके साथ गलत तरीके से बात करने लगे थे। उसके बाद रिया गुस्से में अपने बॉस के पास जाती है। सर, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। लेकिन क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? यहाँ ऑफिस में सभी लोगों को लगता है मेरा पति मेरे साथ नहीं है तो वो उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। कैसे नीच लोग हैं मेरे ऑफिस में। तुम चिंता मत करो रिया, ये लोग तुमसे इसलिए ऐसी बातें करते हैं क्योंकि तुम इनकी जूनियर हो। तुम एक काम करो, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सर, मेरे पास इस पोस्ट के लिए कोई वैलिड डिग्री नहीं है। लेकिन जाने दो, वैसे भी इस पोस्ट में काम के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम मुझे खुश रखो। ये सुनते ही रिया अपने बॉस को थप्पड़ मारकर ऑफिस से बाहर चली जाती है और बाहर बैठकर रोने लगती है। क्या ये दुनिया इतनी बुरी है? मैं ही नहीं समझ पाई, सॉरी पापा। काश उस वक्त मैं आपकी बात सुन लेती तो आज ये सब नहीं होता। परेशान रिया अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसको एक दुकान पर पोस्टर लगा दिखाई देता है जिसको काम के लिए एक लड़की चाहिए थी। रिया काम के लिए बात करके वहाँ बलून बेचना शुरू कर देती है।
20 रुपए का बलून, सुंदर सुंदर प्यारे बलून, अपने बच्चों के लिए ले जाओ, प्यारे प्यारे बलून। रिया को ऐसे बलून बेचते हुए मोहन अपनी कार से देख लेता है और मन ही मन सोचता है, ये क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का, हे भगवान। मोहन तुरंत रिया के पास जाकर उसको घर लेकर आता है और रिया के साथ जो हुआ रिया सब बता देती है। ये सब क्या है बेटा, आखिर तू ये सब क्या कर रही है? तुझे इतने नाज़ों से पाला है और आज तू ये सब। माँ, ये सब मेरी फूटी किस्मत में लिखा हुआ था। अगर मैं पहले ही पापा की बात सुन लेती तो आज मेरी हालत ना होती। मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। आप दोनों बस मुझे माफ कर दो। बस बहुत हुआ, जो होना था हो गया, अब वो होगा जो मैं कहूँगा। मोहन फोन करके शिवम को अपने घर बुलाता है। लो माँ, आज तो तिजोरी का ताला खुल ही गया। ऐसा क्या ही हो गया जो इतना खुश हो रहा है? मेरे ससुर का फोन था, मुझे घर बुलाया। देख लेना, अब देखा वो मुझे भर भर के दहेज और मेरी आवभगत होगी। आखिर इकलौता दामाद जो हूँ। देख लियो, कहीं तेरे ख्याली पुलाव में नमक ज्यादा ना हो जाए। पापा आप तो चुप ही रहा करो। शिवम जल्दी से मोहन के घर पहुंच जाता है और रिया को देखकर झूठी हमदर्दी दिखाने लगता है। अरे रिया, तुम मुझे बिना बताए आखिर कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हुआ था। अच्छा हो तुम वापस आ गई। चलो अब अपने घर चलते हैं। रिया का घर और परिवार सब यही है। ये लो तलाक के पेपर, साइन करो। रिया, ये ससुर जी क्या बोल रहे हैं? पापा सही बोल रहे हैं। मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दी थी, लेकिन अब नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। रिया शिवम को तलाक देकर अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। आज क्या बनाऊं नाश्ते में? मटर की कचौड़ियां बना देती हूँ, सबको अच्छी लगेगी। साथ में बच्चों के लिए थोड़ी चीज सैंडविच भी बना देती हूँ। वाह स्नेहा, क्या दिमाग लगाया। आज तो सब नाश्ते की तारीफ करते नहीं थकेंगे। अरे क्या बात है स्नेहा, अपने आप में बड़बड़ाए जा रही है? सुबह के 8 बज रहे हैं, ऐसे ही खड़ी खड़ी सोचती रहेगी कि नाश्ता भी बनाएगी। अभी थोड़ी देर में सब नाश्ते के लिए आ जाएंगे। जी मम्मी जी, बस नाश्ता बनाने की सोच रही थी। आप फिक्र मत करिए, 1 घंटे में नाश्ता बना लूंगी। अच्छा वो तो ठीक है, पर 1 कप चाय तो पिला दे पहले, बाद में नाश्ता बनाती रहना। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। अब स्नेहा ने चाय बनाई और सबसे पहले चाय ले जाकर करुणा को दी। फिर नाश्ते की तैयारी में जुट गई। थोड़ी देर बाद वहां पूजा आई। भाभी जल्दी से नाश्ता लगाइए, मुझे कॉलेज निकलना है, लेट हो रही हूँ। बस दीदी बन गया, अब भी लगाती हूँ गर्मा गर्म नाश्ता। तभी प्रिया भी रसोई में पहुंची और उसने कहा, स्नेहा तुम टेंशन मत लो, मैं सबको नाश्ता पकड़ा देती हूँ। क्या बना रही हो? अरे वाह, मटर की कचौड़ियाँ। चलो तुम गर्मा गर्म बनाओ, मैं बाहर सबको गर्मा गर्म खिला देती हूँ। जी भाभी, और ये सैंडविच भी बनाया मैंने भाभी, चिंटू और विक्की के लिए। अरे उन्हें भी स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और तुम एक काम करो, दूध गर्म कर दो, वो स्कूल तो दूध पीकर ही चले जाएंगे। टिफिन में सैंडविच डाल देती हूँ मैं। ठीक है भाभी। प्रिया ने अब पूजा को नाश्ता सर्व किया। ये लीजिए दीदी, ये आपका नाश्ता। और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। अरे प्रिया भाभी, और कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी मैं लेट हूँ। बस फटाफट 2 निवाले खाकर भागना है। श्वेता स्कूटी लेकर आ रही है ना, उसकी स्कूटी में ही कॉलेज चली जाऊंगी। आप प्लीज मेरा टिफिन दे दीजिए। हाँ दीदी, मैंने आपके टिफिन में भी कचौड़ियाँ डाल दी है, खा लीजिएगा याद से। चिंटू विक्की जल्दी जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी अपना दूध फिनिश करो। सुबह सुबह सब घोड़े पर सवार रहते हैं, जिसे देखो हड़बड़ी में जी रहा है। अरे इतनी हड़बड़ी होती है तो सुबह जरा जल्दी उठ जाया करो, लेकिन नहीं उठेंगे सब अपने टाइम पर, फिर भाग दौड़ ऐसे मचाएंगे जाने क्या आफत आ गई हो। मम्मी जी, ये इन लोगों का रोज का है, अब तो मुझे भी आदत पड़ गई है। स्नेहा, बच्चों का दूध गर्म हो गया हो तो दे दो ना। चाची चॉकलेट वाला दूध देना, मुझे तो मैंगो शेक पीना है। भाभी मैंने दूध गर्म कर दिया है, चॉकलेट वाला दूध बनाया है। गर्म दूध में मैंगो शेक तो नहीं बनेगा। 5 मिनट रुक जाइए, मैं दूध ठंडा करके बना देती हूँ। अरे रहने दो स्नेहा, इनके नखरे खत्म नहीं होने वाले। जो लाई हो ना वही दे दो। चिंटू विक्की, बिना नखरे किए चुपचाप दूध फिनिश करो और स्कूल जाओ। बाय स्नेहा भाभी, बाय प्रिया भाभी, शाम को मिलती हूँ। पूजा ने फटाफट नाश्ता किया और कॉलेज चली गई। चिंटू विक्की ने भी अपना दूध खत्म किया और बैग लेकर स्कूल चले गए। तभी मयंक ने आवाज दी, स्नेहा मेरा भी नाश्ता जल्दी से लगा दो, और हाँ टिफिन मत देना। वैसे भी टिफिन में ऐसा खाना देते हो बिल्कुल खा ही नहीं पाता, मैं बाजार से ही कुछ खा लूंगा। भाभी देखो, मैं रोज इतने प्यार से नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए, पर इन लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आता। ये लीजिए मयंक की प्लेट, आप ही नाश्ता दे दीजिए अपने देवर को।
अरे नाराज क्यों होती हो स्नेहा? रोज कोशिश करती रहो, कभी ना कभी तुम्हारे हाथों का अच्छा लगेगा खाना उसे। एक काम करो, मम्मी जी की प्लेट भी लगा दो, उनके भी नाश्ते का टाइम हो गया है ना, फिर उन्हें सत्संग में जाना है। अब स्नेहा ने करुणा का नाश्ता भी लगा दिया, प्रिया ने मयंक और करुणा को नाश्ता दिया। बस भाभी मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ। अरे बस इतना सा नाश्ता? एक कचौरी तो और ले लीजिए। नहीं भाभी मेरा हो गया, पता नहीं क्यों सुबह के नाश्ते में मजा ही नहीं आता। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय स्नेहा। मयंक बेटा मेरा भी नाश्ता हो गया है, तो ऑफिस जाते वक्त रास्ते में मुझे आश्रम छोड़ देना, आज वहाँ सत्संग है। मम्मी आपके बिना रोज के प्रोग्राम रहते हैं सुबह सुबह। अच्छा ये इसी बहाने आपका भी मन लगा रहता है, चलिए छोड़ दूंगा आपको। इसी तरह मयंक और करुणा भी चले गए। तभी अशोक भी नाश्ता करने आ गया। प्रिया अशोक के लिए नाश्ता लगाती है। ये लीजिए आपकी फेवरेट मटर की कचौड़ियां। आज सुबह सुबह स्नेहा ने बड़ी मेहनत की है मटर की कचौड़ियां बनाने में। अशोक प्रिया की बातों का कोई आंसर नहीं देता, वो अपने फोन में बात करता हुआ नाश्ता कर लेता है। अरे हाँ संदीप भाई, वो माल की डिलीवरी मुझे आज ही चाहिए। हाँ जी, मेरा काम अटक गया है भाई, थोड़ा जल्दी कराइए। अब बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ, आप आइए ना। कैसी बनी है कचौड़ियां अशोक, अच्छी है ना? हाँ हाँ, आज पेमेंट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह अशोक ने बात करते हुए नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया उसे देखती रह गई। तब स्नेहा ने कहा, क्या हुआ भाभी, अशोक भैया को कचौड़ियां कैसी लगी, कुछ कहा उन्होंने? अरे तुम्हारे अशोक भैया को कहाँ टाइम है कि दो बात करें। फोन ना हुआ, मेरी सौतन हो गई। बस फोन पर बात करते करते नाश्ता किया उन्होंने और निकल गए, एक शब्द नहीं बोले। जाने दीजिए ना भाभी, मन छोटा मत कीजिए, रात को आराम से बैठेंगे ना तब बात कीजिएगा। चलिए अब हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। स्नेहा और प्रिया जैसे ही नाश्ता करने बैठी, अभी उन्होंने एक निवाला मुंह में लिया था कि कमली आ गई। अरे भाभी मेरे को जल्दी जल्दी काम करके जाने का है, फटाफट बर्तन खाली करके दो। तू जब भी आती है ऐसे घोड़े पर सवार होकर क्यों आती है? नाश्ता करके कर रहे हैं हम किचन का काम। अरे भाभी आपकी तरह आराम से बैठकर नाश्ता करना मेरे नसीब में नहीं है। मैं तो 4 घर काम करेगी तो भी अपना और अपने बच्चों का पेट पालेगी, सारा दिन आपके घर में तो नहीं रह सकती मैं। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा डायलॉग मत मार। एक काम कर, पूरे घर में झाड़ू लगा, तब तक हम देते हैं बर्तन। तो ऐसे बोलने का ना, मैं अभी झाड़ू मार के आती है, फटाफट नाश्ता करो चलो। इसका क्या, ये तो अभी 10 मिनट में आ जाएगी। फटाफट नाश्ता करते हैं भाभी, फिर किचन का काम करते हैं। फ्रिज में भी काफी बर्तन पड़ा है, सब खाली कर कर दे देते हैं धोने के लिए। हाँ स्नेहा तू सही कह रही है, एक बार काम करके चली गई तो फिर बाकी काम हमें ही करना पड़ेगा, सब खाली करके करवा लेते हैं। और इस तरह स्नेहा और प्रिया ने भी चैन से नाश्ता नहीं किया, फटाफट नाश्ता किया और काम में जुट गई। ये इस घर की रोज की कहानी थी। सुबह सुबह इस घर में ऐसे ही अफरा तफरी मची रहती थी। कोई भी सुबह इत्मीनान से बैठकर 2 निवाले नहीं खा पाता था। ऐसी ही शाम हुई, अब खाना बनाने प्रिया रसोई में थी। भाभी आज खाने में क्या बना रही है आप, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ज्यादा कुछ नहीं, बस दाल मखनी, पुलाव, रोटी और भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। वाह भाभी, तभी कहूँ इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। लेकिन भाभी आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप रात को जो भी बना देती है ना सबको बहुत अच्छा लगता है। अरे ऐसा भी मत बोलो स्नेहा, तुम्हारे कहने के हिसाब से तो मतलब मैं कुछ भी अच्छा खाना बनाती नहीं हूँ। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए परेशान हूँ कि नाश्ते में मैं भी उतनी ही मेहनत करती हूँ, उतनी ही प्यार से खाना बनाती हूँ सबके लिए, पर किसी को पसंद क्यों नहीं आता। तभी करुणा रसोई में आई और कहा, स्नेहा तुम बेवजह परेशान हो रही हो, थोड़ा सा सोचोगी तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों उनको सुबह के खाने से अच्छा रात का खाना लगता है। और प्रिया सब लोग आ गए, खाना जरा जल्दी बनाओ, सबको भूख लगी होगी। जी मम्मी जी, बस बन ही गया है, रोटियां बनाकर लाती हूँ। लाइए भाभी, रोटी में बेल देती हूँ, आप सेक लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर दोनों मिलकर टेबल पर खाना लगा देंगे। हाँ ठीक है, दोनों साथ करेंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा, बाकी सब तो बन ही चुका है। अब दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर रोटियां बनाई, फिर टेबल पर सारा खाना लगा दिया, सभी खाना खाने बैठ गए। वाह भाभी, क्या जबरदस्त खाना बनाया आपने। सच बताऊं तो सुबह तो बस ऐसे ही लगता है घास फूस खा रहे हो, पर रात का खाना एकदम टेस्टी और मजेदार। सही कह रही हो, सुबह तो जैसे जबरदस्ती खाना गले से उतारना पड़ता है, लेकिन भाभी रात को खाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अशोक भैया आपकी डील का क्या हुआ, हुई कि नहीं? हाँ मैं कल रात में ना बड़ी टेंशन थी, फाइनली वो डील हो गई। पूजा, कॉलेज कैसा चल रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो ना? प्रिया जरा दाल मखनी देना, दाल मखनी लाजवाब बनी है भाई। हाँ भैया, पढ़ाई तो चल रही है, एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं। मम्मी पुलाव खाकर मजा आ गया।
हाँ, सुबह जो आपने टिफिन में चीज सैंडविच दी थी वो खाकर मजा नहीं आया। मैंने आधी खाई, बाकी आधी टिफिन में वापस लेकर आया। ये क्या बात हुई चिंटू? टिफिन पूरा खाना चाहिए ना, आगे से टिफिन पूरा कंप्लीट करना। अरे बच्चों को क्यों डांट रही हो? नहीं मन किया होगा तो नहीं खाया होगा, अभी तो आराम से खाना खा रहे हैं ना, देखो कितना खुश है। हाँ मम्मी, अभी खाना बहुत टेस्टी है। इस तरह सबने खाना कंप्लीट किया और अपने अपने कमरे में चले गए। प्रिया और स्नेहा सबके जाने के बाद टेबल साफ कर रहे थे, तभी स्नेहा ने कहा, देखा भाभी, मैं कितने भी मन से सुबह का खाना बनाऊं, अलग अलग डिशेस सोच के ट्राई करती रहती हूँ कि आज तो सबको पसंद आएगा, पर नहीं, किसी को भी सुबह का खाना अच्छा ही नहीं लगता। देखा नहीं पूजा दीदी ने कैसे कहा, सुबह का खाना तो बस घास फूस लगता है इनको। अरे स्नेहा ऐसे ही कह दिया होगा, तो ज्यादा दिल पर मत ले बातों को। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ही बताइए मैं खाने में ऐसा क्या डालूं जो उन्हें खाना अच्छा लगे। आप कुछ टिप्स दीजिए ना, आपके हाथ का खाना तो सबको बहुत पसंद आता है। ऐसा कुछ नहीं है स्नेहा, मैं भी खाने में वही डालती हूँ जो तुम डालती हो, वही मसाले, वही प्याज, वही सब कुछ। फिर भी सबको मेरे हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँ। वैसे तुम भी खाना बुरा नहीं बनाती हो, अच्छा ही बनाती हो। फिर इनको अच्छा क्यों नहीं लगता मेरे हाथ का खाना, आखिर क्यों? इनकी बातें करुणा चुपचाप सुन रही थी। अब करुणा उनके पास आई और कहा, ये सब क्या लगा रखा है? मेरा खाना अच्छा नहीं लगता, उसका खाना अच्छा है, ये सब क्या है? अरे मम्मी जी, इसे लगता है कि इसका खाना किसी को अच्छा क्यों नहीं लगता और मेरा खाना अच्छा क्यों लगता है। ऐसे तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक काम करो, कल से तुम लोग अदला बदली कर लो। प्रिया, कल से तुम सुबह का खाना बनाओगी और स्नेहा तुम रात का। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह प्रिया रसोई में खड़ी चाय बनाते हुए सोच रही थी, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना देती हूँ। आलू के पराठे सबको वैसे ही बहुत पसंद है, आज तो सबको नाश्ते में भी मेरे हाथ का जादू मिल जाएगा। अरे प्रिया, जल्दी से चाय पिला दे, फिर फटाफट नाश्ता बना, सबको जाना भी है। अभी सभी आकर जल्दी बचाएंगे। हाँ मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय, मैं बस अभी फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। तभी वहाँ स्नेहा आई। भाभी, किचन में आपकी कुछ हेल्प कर दूं? अरे नहीं स्नेहा, वो मैं कर लूंगी, ज्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस आलू के पराठे बनाने हैं, वो तो मैं बना दूंगी। तुम जाकर चिंटू और विकी को स्कूल के लिए रेडी कर दो ना। ठीक है भाभी, मैं कर देती हूँ। अब स्नेहा ने बच्चों को तैयार कर दिया और प्रिया नाश्ते के आलू के पराठे बना रही थी, तभी पूजा आई। भाभी जल्दी नाश्ता लगाओ, देर हो रही है। हाँ दीदी, ये लीजिए पराठे। आज तो पराठे प्रिया भाभी ने बनाए हैं। ये पराठे इतने गर्म है कि इसे खाने में टाइम लग जाएगा, मजा ही नहीं आ रहा खाकर। तभी बाकी सब भी आ गए नाश्ता करने। मेरा टिफिन मत देना, टिफिन में आलू के पराठे मुझे अच्छे नहीं लगते। 9 बज चुके हैं, ये पराठे मैं गाड़ी में ही खा लूंगा, बाय। अब जैसा भी ये नाश्ता खाना तो पड़ेगा ही। और अशोक तो रोज फोन पर बात करते करते ही नाश्ता करता था। हाँ जी, बस 1 घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। आप आइए ना हमारे ऑफिस, बैठ के बातें करते हैं। भैया एक पराठा और ले आओ। आप समझिए ना बात को, कल मेरा स्टाफ आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा पाया, पर आज श्योर आपके यहाँ पहुंचाएगा। ये सब क्या नाश्ता बनाते हो तुम लोग? और फिर अशोक भी नाश्ता करके चला गया। विक्की, चिंटू ने भी मन मार कर रूस की तरह नाश्ता किया और स्कूल चले गए। तब करुणा ने कहा, देख लो प्रिया, आज क्या हुआ तुम्हारे हाथ का जादू है? खैर जाने दो, तुम एक काम करो, अब सब चले गए हैं, मुझे भी नाश्ता दे दो और तुम दोनों भी अपना नाश्ता लेकर आ जाओ। हाँ देखिए तो मम्मी जी रोज मेरे खाने की कैसे तारीफ करते हैं, और आज कैसे नाक मुंह सिकुड़कर खा कर गए सबके सब। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। ये लीजिए भाभी, मैंने सबकी प्लेट लगा ली है, चलिए नाश्ता करते हैं। अब जैसे ही वो लोग नाश्ता करने बैठे, वैसे ही रोज की तरह कमलिया पहुंची। ये आप लोग का ना रोज का हो गया है, मैं आती है और आप लोग खाना खाते, फिर मेरे को 4 बात सुनाते। मैं पहले ही बता देती, अगर ऐसा चला ना तो मैं काम नहीं करेगी आपकी इधर। अरे ऐसा मत करना मेरी अम्मा, तेरे बिना तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अरे कमली क्यों गुस्सा होती है, ले आ जा, तू भी पराठे खा ले। ये पराठे आप ही खाओ भाभी, मैं पराठे नहीं खाती। एक्चुअली क्या है ना, मैं डाइटिंग पर है, मेरे को भी कटरीना कैफ जैसा दिखने का है। लो जी, इसे भी हीरोइन बनना है। अरे कमली तू एक काम कर, तू पहले सफाई कर, हम आते हैं अभी। और हाँ कमली, तू तो मुझे साइड से थोड़ी थोड़ी कैटरीना कैफ जैसे दिखने भी लगी है। आई ना भाभी, मेरे को लगा ही आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अभी सफाई करके आती है, आप नाश्ता कर लो फटाफट। वाह प्रिया बेटा, कमली से अपना काम निकलवाने के लिए तूने उसे क्या खूब मक्खन लगाया है। क्या करे मम्मी जी, ये कमली अगर काम छोड़ देगी ना तो बड़ी आफत आ जाएगी।
चल स्नेहा फटाफट नाश्ता करते हैं फिर काम करते हैं, नहीं तो फिर से इस कमली का टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा। अब उन दोनों ने भी जल्दबाजी में नाश्ता किया और फिर काम में जुट गई। जल्दी जल्दी में उन्हें भी पराठे का कोई स्वाद समझ में नहीं आया। ऐसे ही शाम हुई। आज स्नेहा शाम का खाना बना रही थी। स्नेहा ने बड़े प्यार से रात का खाना बनाया। सभी खाना खाने आए। अरे बड़ी भूख लगी, आज सुबह तो कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला, अब आराम से खाना खाऊंगा। हाँ भैया समझती हूँ, अभी आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा है ना। ये पनीर की सब्जी लीजिए ना, बड़ी टेस्टी बनी है। मैं ऐसा लग रहा है बस खाती जाऊँ। खाना तो बहुत अच्छा बना है स्नेहा, तुम भी खाना अच्छा ही बना लेती हो। पर हाँ, आज सुबह प्रिया भाभी ने नाश्ता कुछ खास नहीं बनाया था। हाँ भैया, पराठे गरम भी थे और मुझे जल्दी थी, मुझे तो कुछ स्वाद ही नहीं आया, बस पेट भरने के लिए खा लिए थे। भाई सच में अभी का खाना तो लाजवाब बना है, मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई। ऐसा लग रहा है सुबह से अभी तक की थकान उतर गई हो। चाची ऐसा खाना रोज बनाना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें सुबह का खाना क्यों अच्छा नहीं लगता है और रात को इतना अच्छा क्यों लगता है? ये तो खाना बनाने वाले के ऊपर है ना, हमें क्या पता। नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है, वरना आज तो जो सुबह खाना बनाती थी उसी ने रात को खाना बनाया है, और जो रात को खाना बनाती थी उसने सुबह बनाया है। फिर भी तुम्हें सुबह का खाना अच्छा नहीं लगा और रात का खाना बड़े मजे से खा रहे हो। हाँ, ये बात तो नोटिस करने लायक है। मेरे खाने की इन्होंने कभी तारीफ नहीं की, क्योंकि मैं सुबह खाना बनाती थी, और आज मैंने रात को खाना बनाया है तो सब चटकारे लेकर खा रहे हैं। हाँ देखो, और बरसों से मेरे खाने की तारीफ करने वाले आज मेरे ही खाने को बोल रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि सुबह इन्हें हड़बड़ी होती है, इसीलिए ये हड़बड़ी में खाते हैं और निकल जाते हैं। इन्हें कुछ स्वाद ही नहीं आता। आराम से बैठकर ये रात को खाना खाते हैं, इसीलिए इन्हें रात का खाना अच्छा लगता है। और पूरा परिवार जब साथ बैठकर आराम से खाना खाता है ना, तो खाने का मजा दुगना हो जाता है। हाँ मम्मी, बात तो सही है। मतलब मेरी दोनों भाभियां ही खाना अच्छा बनाती है, बस हमें सुबह के खाने से अच्छा रात का खाना लगता है, क्योंकि हम सब साथ में बैठकर आराम से रात का खाना खाते हैं। लगता है आप सब समझ गए। प्रिया और स्नेहा, तुम दोनों भी कभी इस बात पर अब अफसोस नहीं करोगे ना? नहीं मम्मी जी, अब हमें समझ में आ गया है। बल्कि मुझे तो लगता है अब हम दोनों ही सुबह और शाम का खाना साथ में मिलकर बनाएंगे। हाँ, साथ में मिलकर खाना बनाएंगे और ढेर सारे गप्पे मारेंगे। और हम भी आज के बाद किसी के खाने को भला बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि गलती हमारी है, खाना बनाने वाली की नहीं है। हाँ, ये दोनों तो कितनी मेहनत करके खाना बनाते हैं और हम अपनी हड़बड़ी में उनके खाने में नुक्स निकाल देते हैं। चलो, अब सब ठीक हो गया। आज के बाद कोई भी खाने को लेकर परेशान नहीं होगा, ना ही स्नेहा और ना ही प्रिया में कहा सुनी होगी। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और इस तरह पूरे परिवार ने हंसी खुशी रात का खाना खाया और फिर आराम करने चले गए। करुणा के घर में वैसे अभी भी कुछ नहीं बदला था, वही सुबह की हड़बड़ी, वही रात को चैन से बैठकर साथ में खाना खाना। हाँ, बदली थी तो बस एक ही चीज कि अब कोई सुबह के खाने की बुराई नहीं करता था।